फ्रेंड्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा है और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन पे अपन 10 MCQ देखेंगे। पहला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन 5 ईयर प्लान्स। हमारे देश में बहुत साल तक पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं, आखिरकार उनका उद्देश्य क्या था? हम भी प्लानिंग करते हैं अपनी लाइफ में। हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं चली। उनका क्या मकसद था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, सही साउंड करता है। सेकंड है डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस, यानी विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय। तीसरी है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जातियों का विकास हो। या चौथा है इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की भूमिकाओं में वृद्धि हो। तो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य था वो है बी यानी क्या? विकास हो देश का, आधुनिकीकरण हो, ठीक है, नई समय के साथ हम आगे बढ़ें। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हो, इसकी चर्चा आपने अभी बहुत सुनी होगी। और सोशल जस्टिस, साथ ही साथ सामाजिक न्याय हो। तो ये भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था। इसका आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन गांधीयन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमने ने जो नियोजित अर्थव्यवस्था सोचा कि हम इकोनॉमी को एक प्लान्ड मैनर में आगे ले जाएंगे, ये हमने सोचा था मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली के लिए। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। बाकी ऑप्शन वैसे थे, गांधीवादी प्रणाली नहीं, हम पूरी तरह समाजवादी भी नहीं हैं, पूंजीवादी तो हम कतई नहीं हैं। पूंजीवाद में तो ये होता है कि जो मांग और पूर्ति की आर्थिक शक्तियाँ होती है वही सब कुछ तय करती हैं। पर हमारे देश में बहुत गरीबी रही, बहुत वर्षों तक की गुलामी भी रही, पहले मुगलों की और फिर अंग्रेज़ों की। इसीलिए हमारे यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी को जब अपनाया गया तो मिक्स्ड अप्रोच को रखा गया और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। एक बार आप पढ़ लीजिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछी जाती है तो ये सबसे पहले है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार मिश्रित का क्या मतलब है? इस प्रकार यहाँ पे जो नियोजन है वो पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, समाजवादी के लिए भी है ही। देश के आर्थिक विकास के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आवश्यक है और नियोजन में इन दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से बल दिया जाता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, काम का है। इस प्रकार भारत सरकार के आदर्श प्रजातांत्रिक समाजवाद पर यह आधारित है, जिसका मूल अर्थ यह है कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ। आर्थिक नियोजन के लक्ष्य भी सुन लीजिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, रोजगार का सृजन, आर्थिक असमानता को दूर करना, आत्मनिर्भर बने, आधुनिकीकरण। यही मैंने कुछ उद्देश्य आपको बताए थे पहले पॉइंट में। और अभी जो 12वीं पंचवर्षीय लेटेस्ट गई थी, आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें अपनाया गया था लक्ष्य समावेशी विकास और धारणीय पोषणीय विकास। समावेशी का मतलब है सारे सर्व समाज की समावेशन हो, ऐसा नहीं कि बट कुछ सेक्टर ग्रो कर जाएं, सबका समावेशन, इसको इंक्लूजन बोलते हैं। सबका इंक्लूजन हो और साथ ही साथ ऐसा विकास नहीं हो कि हम तो एंजॉय करें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतें या परेशान हो। नहीं, ऐसा विकास कि वो भी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम भी इंजॉय करें लेकिन अगली पीढ़ी के लिए भी बचा के जाएं, छोड़ के जाएं, ताकि वो भी सही तरीके से चल सके। एक और ये पैराग्राफ में आप सोच रहे होंगे क्यों पढ़ रहा हूँ, इसलिए भी क्योंकि मैंने कहा ना, जो मैं ऐसी बात तो है नहीं कि जो MCQ मैं बनाऊंगा वही का वही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आजू बाजू का जो भी है, तो जैसे भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की नियोजित विकास की अवधारणा है, तो हमने सोवियत संघ से प्रेरणा ली है इसकी, ठीक है। और गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो कोई भी फैक्ट आ सकता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय JL नेहरू, MK गांधी, SC बोस, LB शास्त्री। पूरे नाम भी दे सकता था, पर ठीक है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय, किन्होंने इसे गठित किया था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस
के द्वारा इसका गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू है। तो थोड़ा सा संभाल के पढ़ना कि इसमें पूछा गया है स्थापना, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जरा सुन लीजिए, कांग्रेस योजना, ठीक है, बहुत सारे प्लान आए थे प्लानिंग के दौरान। बॉम्बे योजना भी एक योजना में थोड़ी देर में अभी आप सुनेंगे, वो भी इसी पॉइंट में आएगा। कांग्रेस योजना क्या थी? कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। तो इन्होंने पहल की थी, सुभाष चंद्र बोस की। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष ये होते थे 1938 में, और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तो गठन किन्होंने किया? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। इस समिति को क्या जिम्मेदारी दी गई कि वह अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीति और कार्यक्रम तैयार करें। अर्थव्यवस्था के कौन क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सभी क्षेत्रों के ठोस नीति और कार्यक्रम में तैयार करें। समिति के कार्य में हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से बाधा पहुंची और समिति वर्ष 1948 में ही अपनी रिपोर्ट जारी कर पाई। तो 1938 की कमेटी बनी और 1948 में रिपोर्ट आई। वर्ष 1944 में इस दौरान 8 अग्रणी उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक विकास की योजना तैयार करके प्रकाशित की। जो उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, देख लीजिए कितने देशभक्त थे, उन्होंने कहा कि भाई भारत का आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई, उसका नाम रखा अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नाम से पता लग रहा है एक ऐसा प्लान जो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। इसमें 15 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे 10,000 करोड़ खर्च करके, उस जमाने के 10,000 करोड़ खर्च करके, व्यय करके प्रति व्यक्ति आय को डबल करने का प्लान उन लोगों ने बनाया और बॉम्बे प्लान इसको कहा गया। तो बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। बॉम्बे प्लान के नाम से विख्यात इस योजना में कृषि निर्गत, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, निर्गत यानी आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट में 130%, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 500% व सर्विस सेक्टर में 200% ग्रोथ की आशा की गई थी। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है YouTube वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा YouTube वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको PDF मिलेंगे। ये PDF कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। Which was the final authority in India to approve 5-year plans? यानी पंचवर्षीय योजनाएं बना तो लेते थे। जब योजना आयोग था वो पंचवर्षीय, क्योंकि अब तो नीति आयोग है, तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बना तो लेता था, लेकिन वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, फाइनल अप्रूवल कौन देता था? वो देता था NDC। NDC का मतलब क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वैसे ऑप्शन क्या थे? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला अंतिम प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी कौन था? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, NDC। तो NDC है ना, हालांकि उसको चेयर आपके प्रधानमंत्री करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC योजनाओं का अप्रूवल देता था। जरा इसके बारे में पढ़ लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ये किसी न किसी किताब से उठाए हैं मैंने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन नियाणी समिति अनुशंसा पर कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो एक तो आ गया नियाणी समिति, याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात चल रही है। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। यह भी नीति आयोग की तरह से एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, देखिए कुछ तो निकाय ऐसे होते हैं जिनको संवैधानिक शक्तियाँ मिली हुई होती है, जिनको संविधान से अपना पावर मिलता है, जैसे चुनाव आयोग है। ठीक है, तो चुनाव आयोग को अपना पावर संविधान से मिलता है, या जो भारत के CAG हैं उनको जो पावर है वो संविधान से मिलता है। और जिनको भी संवैधानिक पावर मिलता है, एक बार के लिए वो सरकार से घबराते नहीं हैं। लेकिन जो योजना आयोग भी पहले था, जिसे बाद में भंग किया गया और नीति आयोग बनाया गया, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और नीति आयोग का सचिव ही इसका भी मुख्य सचिव होता है। किसकी बात चल रही है? NDC की, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात चल रही है। और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के जो सचिव हैं वही इनके मुख्य सचिव होते हैं। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, परंतु वर्ष 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी
जो कैबिनेट होती है उस कैबिनेट के सभी सदस्य, जो यूटीज़ होती हैं, यूनियन टेरिटरी होती हैं, उनके जो प्रशासक होते हैं, और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं कि सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है, या कहा कहने वालों ने, किन्होंने कहा, के संथानम ने कहा कि ये सुपर कैबिनेट होती है। राज्यों की भूमिका होने के कारण, क्योंकि आपने देखा कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, तो सेंटर के लोग भी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। तो अब यहाँ से बात आती है कि राज्यों की भूमिका होने के कारण से सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे संघ है चाहे केवल सेंटर की नहीं चलती, स्टेट्स की भी भूमिका होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद स्पष्टतः नीति आयोग से उच्च निकाय है, जिसका लक्ष्य नीति आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, तो योजना आयोग की जगह तो नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग सेंट्रल और स्टेट के बीच में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप यहाँ से पूरी बात समझेंगे। स्मरण रहे कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो योजना आयोग ने बना के दे दिया था पंचवर्षीय योजनाओं में, उनको कानूनी, मतलब वो डायरेक्टिव्स होते थे, एक तरह से निर्देशक होते थे कि ऐसा होना चाहिए, पर वो कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। योजना आयोग हमेशा से केवल एक सलाहकारी संस्था, एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, और हमारी योजनाएं विकास की केवल एक मार्गदर्शक होती थी कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, प्लानिंग के साथ इसमें करना चाहिए। हो गया तो ठीक, नहीं हो पाया तो ठीक है। योजना आयोग तैयार करने का प्रारूप तैयार करके राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि एनडीसी में प्रधानमंत्री होंगे, कुछ अन्य मंत्री होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, संघीय क्षेत्र यूटीज़ के जो चीफ काउंसलर्स हैं वो होंगे, जो वहाँ प्रशासक, पार्षद की जगह प्रशासक वर्ड होना चाहिए था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जो योजना के प्रारूप है उसमें सुझाई गई विभिन्न नीतियों पर विचार विमर्श करते हैं। और लास्ट बात सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद पंचवर्षीय योजना पर कार्य आरंभ हो जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद, यही क्वेश्चन था कि सर इतनी देर ज़बरदस्ती पढ़ाया आपने, ऐसे ही मन नहीं मानता। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन, पहला प्लान शुरू हुआ था 51-52 में, 56-57 में, 61-62 में, या 1947-1948 में। इसके अंदर और इसके अंदर टाइट कॉल है, लेकिन आज़ादी होते ही हम पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए। 1951-52 से 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो 31 मार्च 1956 तक चली। ठीक है, मैं अभी पूरा आपको कैलेंडर बताऊंगा। आपको ये कैलेंडर अच्छे से याद करना है, पहली कब, दूसरी कब, तीसरी कब और 12वीं तक आपको याद करना है अच्छे से। तो अभी के लिए आंसर है कि 1951-52 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो फिर 55-56 तक चली। ठीक है, ये है आपको कैलेंडर। और मैं आपको सजेस्ट करूँ, मैंने काफ़ी सारी इमेजेस ढूंढी तो मुझे ये इमेज बहुत सही लगी, क्योंकि इसमें यूँ लिखा हुआ है 1 2 3 चौथा पाँचवा छठा, ऐसे इसमें आपको याद आराम से हो जाएगा। पहला प्लान 1951 से शुरू हुआ और 1956 तक चला। दूसरा प्लान 1956 से शुरू हुआ, 1961 से चला, सिंपल है, 5-5 साल। तीसरा 1961 से शुरू हुआ और 1966 से चला। तो पहले 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 66-67, 67-68, 68-69, 3 साल का प्लान हॉलीडे आया, मतलब जैसे हॉलीडे आती है छुट्टी होती है, तो हमारी भी 5 ईयर प्लान की छुट्टी रही। कब, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 3 साल तक प्लानिंग की छुट्टी रही। उसके बाद आया चौथा प्लान 1969 से 1974 तक, फिर 1974 से 1979 तक, 5-5 साल का चल रहा है। फिर वापस यहाँ आए तो वापस 1 साल का गैप आ गया। फिर 1 अप्रैल 1980 से 1 अप्रैल 1985 तक छठा प्लान, 1985 से 1990 तक सातवां प्लान। फिर यहाँ आए तो इसलिए मैंने कहा मुझे ये अच्छी लगी, क्योंकि आप 3-3 लिखेंगे ना, इससे क्या होगा, आप क्रम से एक कैलेंडर बना लीजिए। और हर बार जब शुरुआत होता है, पहले 3 में देखो ओके, लास्ट में 3 में ओके, और बीच में तीनों के अंदर पहले साल में प्रॉब्लम। पहले 3 साल प्रॉब्लम रही, फिर 1 साल प्रॉब्लम रही, और फिर 2 साल प्रॉब्लम रही। तो आप इसको थोड़ा सा भी सिस्टमैटिक जमाओगे ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं कि पहला प्लान कब शुरू हुआ, ना आखिरी प्लान कब शुरू हुआ। आखिरी योजना आपकी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। ठीक है, एक इसको देख लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, जैसे अब ये अपने पढ़ा, अब आप देखिए इन आंकड़ों में गौर कीजिए। जो हमने ग्रोथ रेट अचीव की 3.6, 4.2, 2.8, इसमें आप चलते जाएंगे ना, तो एक बार के लिए 7.9 यहाँ हाईएस्ट है कि सर यहाँ पे 8 है। बिल्कुल, अगर आपके ऑप्शन में 12वीं पंचवर्षीय योजना आए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपन ने हाईएस्ट ग्रोथ हासिल की, और अगर ऑप्शन में 12वीं ना आए, 11वीं आए, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में उस सेकंड हाईएस्ट अपन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में हासिल की थी।
ठीक है, ये देख लिया है आपने। एक इसको भी आप स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहे तो आप फ़ोटो खींच लीजिए। एक ही बात है, सॉरी, मतलब मैं चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वो इस वीडियो के नीचे मैंने पीडीएफ दी हैं, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें अगेन पहली योजना कब चली और उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली योजना में जैसे खेती पे जोर दिया गया था, दूसरी योजना में उद्योगों पे जोर दिया गया था, तीसरी योजना के अंदर भी कुछ है। इसमें पांचवी योजना में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये जो निर्धनता का उन्मूलन है ये पांचवी वर्ष योजना में है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। बाकी ये सही छपा हुआ है, तो इसमें सारा कुछ लिखा है, कौन सी योजना कब शुरू हुई और किस योजना का मुख्य उद्देश्य कब था, कब कब हमारी छुट्टियां रही। पहले 3 साल छुट्टी रही, बीच में फिर 1 साल छुट्टी रही थी, और फिर बीच में 2 साल छुट्टी रही थी। वो मैंने उस कैलेंडर में आपको बता दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान विटनेस्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आने वाला था, इसीलिए मैंने वहाँ जोर दिया। देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं, किस योजना में हमें हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली। शायद एक थोड़ा पुराने ज़माने का क्वेश्चन रहा होगा, तब हो सकता है 12वीं योजना ना आई हो। तो 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं योजना में, ऐसा नहीं कि 11वीं योजना मतलब ज़्यादा है तो नहीं ये तो बच्चों वाली बात हो गई, इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं होता। 11वीं में हमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिली 7.9%, कहीं कहीं 7.7% भी लिखा हुआ है, पर इतनी रेट हमें देखने को मिली। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, आप एक बार देखिए वापस से। देखिए 8वीं के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो थी 5.8, और 9वीं के अंदर 5.5। कि एक तरफ क्या लिखा है, एक तरफ टारगेटेड लिखा है, एक तरफ जो एक्चुअल हमने हासिल की वो लिखा है। और 10वें प्लान में 7.8 और 11वें प्लान में 7.9। और जहाँ से मैंने इमेज ली है उन्होंने तो लिखा है कि दिस इज़ द सोर्स फ्रॉम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो एक बार के लिए आप इसे सही मानिए। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने हाईएस्ट ग्रोथ रेट हासिल की है। और इसके बाद 12वीं में तो जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसमें 8% डेटा अप्रूव किया गया, तो उसकी अंदर हमने 8% डेटा अप्रूव किया। तो अगर 12वीं आए तो फिर 12वीं को आंसर लगाइएगा। होप मेरी बातें आपको समझ में आती होगी। और एक मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखिए ये भी मैंने कहीं से लिया है, विकास की दरें। और इसमें जो आपके एनुअल प्लान थे उनकी बात छोड़ दें, तो इसमें क्या है, जैसे आपको, जैसे पहला प्लान कब हुआ था 1951 से 1956, दूसरा कब हुआ, तो आप भर देना खुद ही अपने हाथ से, इसके आगे भर देना, ठीक है। तो 1951 में जो हमने सोचा था उससे हमने ज़्यादा हासिल की, लेकिन सेकेंड योजना में जितना सोचा था उससे कम हासिल करी, और इसके बाद कम ज़्यादा का ये दौर चलता रहा। और 11वीं योजना में जो यहाँ तक की लिखी हुई हैं उसके मुकाबले में 11वीं योजना में हमने हाईएस्ट हासिल की 7.7। वो आंकड़े क्या होते हैं, पहले प्रोविजनल आते हैं फिर फाइनल आंकड़े आते हैं, तो इसलिए 7.7 7.9 का कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए 7.9 को फाइनल मानिए। और 11वीं योजना में ये, और 12वीं योजना में 8%, हाँ यस 8% 12वीं योजना में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है, तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं,
बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है, यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप हमें Which 5-year plan has been started with the objective of eradication of poverty and attainment of self-reliance? निर्धनता का उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। अब जैसे मैंने ऐसे ही आपको बताया कि फर्स्ट योजना में हमारा जोर था एग्रीकल्चर के ऊपर, सेकंड योजना में हमारा जोर था इंडस्ट्री के ऊपर। ऐसे आपको सारी योजनाओं में न केवल कैलेंडर बनाना है, आपको टाइम लिखना है, किस योजना में क्या मुख्य उद्देश्य था, ऐसे करके जितना आप ज़्यादा याद कर पाएँ। आप कहेंगे सर मुश्किल है, सर मुश्किल है, एक आध दो क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको अलग करते हैं। आपके 5 या 10 क्वेश्चन जब आप लोगों से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने से मतलब नहीं ज़्यादा सही करेंगे, तब जाके ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बाकी दिमाग की आदत होती है, अगर आप सोच लो कि मेरे को याद करना है तो याद हो जाएगा। आप पहले सोचोगे इतना कौन याद करेगा, तो मत करो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ट्रेंड दोगे नहीं याद करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग 1000 लाइब्रेरीज़ के जितना, मैं 1000 किताबों जितना नहीं बोल रहा हूँ, 1000 लाइब्रेरीज़ जितना स्टोर कर सकता है अपना दिमाग, बस अपन चाहें तो। ठीक है, तो अगर ढंग से तैयारी कर रहा होता, अभी तो मैं समझो इकोनॉमिक्स आपको ऑलमोस्ट देख के ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली अकाउंट्स का हूँ। इकोनॉमिक्स ठीक है, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दो, आप थोड़ा भी बताओगे तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली याद करता कि सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्या था, थर्ड वाले का ऑब्जेक्टिव क्या था, फिफ्थ वाले का क्या था, सेवन्थ वाले का क्या था। तो जो आपका 5th 5-year प्लान था, पंच मारना था। अगर आप, अब ये ट्रिक भी मुझे इतनी बनानी नहीं आती, बट अगर सम हाउ मैं एक ट्रिक बनाऊँ तो हमें पंच मारना था। हम गरीबी पे मुक्का मारना चाहते थे और आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते थे। तो 5th 5-year प्लान वास्ते ठीक है। तो सम हाउ मैं ऐसी घटिया ट्रिक बना सकता हूँ, तो आप तो और अच्छी ट्रिक बना ही सकते हो। खास करके जो फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो जब हिस्ट्री में मरे हुए लोगों को और मरे हुए लोगों के घोड़ों को, उनकी कब्रों मज़ारों को याद कर लेते हैं, ये तो अपने फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो 5वां पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। अब मैं जैसे ऐसे याद करने की कोशिश करूँ, पहली योजना कब थी, 51 से 56, दूसरी कब थी, 56 से 61, तीसरी कब थी, 61 से 66, फिर गैप आया था। ठीक है, 61 से 66 के बाद आपका 66 67, 67 68, 68 69 में गैप आया था। ठीक है, उसके बाद आपका 69 से 74 ये हो गई 4th वाली, और 5th वाली कब हो गई, 5th वाली हो गई 74 से 79, आ गई ना। चलो इसी के साथ थोड़ा हिस्ट्री मिला के याद करोगे तो और भी कई बातें याद आ जाएंगी कि कौन सी योजना के दौरान हरित क्रांति हुई थी, कौन सी योजना के दौरान आपातकाल लगा था। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको ईयर और वो साथ ही साथ जुड़ जाएगा। खैर, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक चली, यह योजना भी लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इसमें 30 के स्थान पर 66 क्षेत्र शामिल किए गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इस योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। ये इतना फैंसी नहीं लगता, गरीबी हटाओ, ये नारा मस्त साउंड करता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को उद्देश्य बनाया गया। द पीरियड ऑफ 11th 5-year प्लान इन इंडिया इज, और आप चाहो तो उल्टे से याद करो,
2012 से 2017, 12 12 2012 से 2017 तक आपकी आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना लगी। तो उससे पहले 2007 से लेके 2012 तक आपकी 11th 5 ईयर प्लान लगी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। ऑप्शन देख लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका रहेगा। कैलेंडर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, और एक बार इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हर पहला प्लान कब चला, 1951 से 56, दूसरा कब चला, 56 से 61, और पास में छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। जस्ट मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, शायद मेरे पढ़ते पढ़ते मेरा भी कुछ तैयार हो जाएगा। पहले जो प्लान था, इट मेनली एड्रेस द एग्रियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। कहता है पहली जो योजना थी ना, उसमें खेती पे मेन जोर दिया गया था और ये सोचा गया था कि बांध और सिंचाई की सुविधाओं पर मेन फोकस किया जाएगा। जो दूसरा प्लान था जो 1956 से 1961 चला, वो तो अब हमें याद ऑटोमेटिक हो गया। इट मेनली स्ट्रेस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर। इसमें कहता है हमने सार्वजनिक क्षेत्रों पे और उद्योगों पे बल दिया। यानी पहली योजना में अपन ने प्राइमरी सेक्टर पे बल दिया, अगर आपने मुझसे बीओ बिजनेस पढ़ा है थोड़ा बहुत तो। और सेकंड में अपन ने सेकेंडरी सेक्टर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर होता है उस पर बल दिया। जो थर्ड ईयर प्लान था 1961 से 1966, थर्ड ईयर प्लान नहीं, फिफ्थ ईयर प्लान जो था 5 ईयर प्लान था, उसमें क्या है, द प्राइमरी फोकस वाज ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द प्रोडक्शन ऑफ वीट। इसमें कहता है कि वापस से इन्होंने, अब यूँ भी ये वापस से इन्होंने खेती पर ध्यान दिया और गेहूं के उत्पादन पे बल दिया। उसके बाद 3 साल की छुट्टी आ गई, 66, 67, 67, 68, 68, 69, बिकॉज ऑफ द सिनो इंडियन वॉर एंड द इंडो पाक वॉर। ये शायद चाइना इंडिया वाली वॉर होगी। द गवर्नमेंट हैड टू प्लान हॉलीडेज। तो भारत पाकिस्तान युद्ध तो 1965 का हुआ ही था, तो उस समय ये कह रहा है कि हमें छुट्टी करनी पड़ी, हमें सोचने के लिए, प्लान बनाने के लिए समय नहीं मिला। तो हमने, कुछ लोग कहते हैं कि हमने उस समय अवकाश की छुट्टी रखी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, एक साल की 3 योजनाएं तो चलाई ही थी। तो एनुअल प्लान भी बोलते हैं, प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश अवधि भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा प्लान, हम वापस मूड में आ गए हैं, 1969 से 1974। द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स एंड इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। तो चौथे प्लान के दौरान भारत में हरित क्रांति हुई। तो यूँ समझ लो, कहानी बना लो, थर्ड में हम सोच ही रहे थे गेहूं का प्रोडक्शन करेंगे, चौथे में हमने हरित क्रांति ला दी। और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये मेजर घटना थी बहुत, वो भी चौथी में हुई। पाँचवीं में अपन ने पंच मारा, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एलिवेट प्रॉपर्टी। रोजगार को बढ़ाएंगे और गरीबी हटाएंगे, ठीक है। छठे प्लान में हमने सोचा एलिमिनेट प्राइस कंट्रोल एंड इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग। ये देखो, ये लगभग वो आपातकाल वाला समय आ गया है। इस समय हमने कीमतों पर नियंत्रण करने पे और परिवार नियोजन पे बल दिया। शायद हमें लग रहा था कि देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद सातवां प्लान कब चला, 1985 से लेके 1990 तक, फोकस्ड ऑन द इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे तकनीक आना शुरू हो गई थी, तो तकनीक के माध्यम से उद्योगों का विकास करने का हमने सोचा। उसके बाद 1979-90 और 90-91 2 साल थोड़ा सा हम खाड़ी संकटों में फंस गए और हमारे पास थोड़ी हालत ख़राब हो गई। इसके बाद आर्थिक सुधार आ गए थे 1991 के बाद। 1989 से 91 दिस वाज डन टू रिजॉल्व द क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग दिस टाइम एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर इंट्रोड्यूस। एलपीजी के ऊपर भी मैं टॉपिक चैप्टर बनाऊंगा। एलपीजी का आगमन भी इसी समय हुआ, समथिंग 1991 के आसपास, जुलाई में। 1992 से 1997 में, है ना, इट प्रमोटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया। उसके बाद 1997 से 2002 में इट एम्ड एट द स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द रैपिड ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब थोड़े मानवतावादी चीज़ें आ गई है। ग्रोथ के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि पीपल्स की लाइफ क्वालिटी बेहतर हो। 10वीं योजना में इट प्रमोटेड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। हम एक समान विकास करना चाहते थे और ग्रोथ चाहते थे, समावेशी ग्रोथ, यानी उस ग्रोथ में सबकी हिस्सेदारी हो, सबको शामिल किया जाए, कोई पीछे ना रह जाए। उसके बाद 11वें प्लान में इट वर्कड ऑन द रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। वहाँ पे ग्रोथ थी, यहाँ पे मोर इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा हुआ है और रैपिड लिखी हुई थी। और अब लास्ट 12वीं योजना में है फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। अब यहाँ पे तेज वर्ड भी आ गया है और सस्टेनेबल भी आ गया है, यानी
हमारी पीढ़ी के साथ साथ हम अगली पीढ़ी का भी भला सोचना चाहते हैं। यही आपको अगर वाइट कलर में अच्छे नहीं लग रहे तो आप येलो कलर में याद कर सकते हैं। और किस योजना में क्या टारगेट था और क्या अचीवमेंट थे, थोड़े थोड़े फिगर्स डिफर होते हैं, वो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे भी 7.9% दे रखा है 11वीं योजना में, जो इन सब में तो हाईएस्ट है। और जिसने भी ये टेबल बनाई होगी तब 12वीं योजना के आंकड़े नहीं थे तो इन्होंने NA लिखा है, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल, बट नॉट अवेलेबल है सेंस में, तब तक इसके बाद उपलब्ध नहीं रहे होंगे जब इसने इमेज बनाई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे, आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ़ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। द सेकेंड 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? सोलो मॉडल, डोमार मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल या महालोनोबिस मॉडल? अगेन अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा रट्टू टाइप क्वेश्चन। जो पहला प्लान था, ठीक है, वो पहला प्लान था वो तो डोमार वाला था, और जो महालोनोबिस ने दिया था प्रशांत चंद्र महालोनोबिस, PC महालोनोबिस, जिनके जन्म पर सांख्यिकी दिवस भी बनाया जाता है 29 जून को हर साल। उन्होंने स्टैटिस्टिक में बहुत योगदान दिया और भारत की आर्थिक नियोजन वाली गतिविधियों में बहुत योगदान दिया। उनका मानना था कि स्टैटिस्टिक के माध्यम से वो देश हित कर सकते हैं, तो ज़बरदस्त उन्होंने योजनाएं बनाई। ठीक है, कहीं ना कहीं तो अपना देश बहुत सही चल ही रहा है, भले
बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट फिर भी काफ़ी सही चल रहा है। पड़ोसी देश तो देख लो ना, या कितने ही देश हैं जो परेशान हो रहे हैं, अपना कंट्री तो फिर भी बढ़िया चल रहा है। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो महालोनोबिस मॉडल, यानी उन्होंने सुझाया था कि ऐसा करना चाहिए, इंडस्ट्री पे बल देना चाहिए वगैरह, इसलिए उसको कहा। ये आप कुछ याद कर सके तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 1956 में था, उसे हेरॉड डॉमर प्लान या मॉडल कहा जाता है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसे नेहरू महालोनोबिस मॉडल कहा जाता है। 3rd ईयर प्लान पे कोई ऐसा विशेष मॉडल नहीं बनाया गया था। 4th जो था वो था ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल इंस्पायर्ड बाय लियोनटिफ मॉडल। उसके बाद जो 5वां प्लान था, मैं देखो सबके ईयर नहीं बोल रहा हूँ, इसके अपन ने पहले याद कर लिया है। 5वां पे जो प्लान था वो भी वही था। अब से लियोनटिफ फुल फॉर्म आ गया है लियोनटिफ का आगत निर्गत मॉडल, और इसमें 30 के स्थान पे 66 क्षेत्र, तो इसमें थे 30 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया, इसमें 66 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया। इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन बाय लियोनटिफ। इसके बाद छठे प्लान में भी आगत निर्गत मॉडल ही चलता रहा, इनपुट आउटपुट मॉडल चलता रहा, तो इसीलिए याद करना आसान है, ये तीनों में इनपुट आउटपुट मॉडल ही चलता रहा। उसके बाद 8वां प्लान आते आते 1992-97 आ गया। तो कौन याद आता है आपको? एक तो याद आने चाहिए नरसिम्हा राव जी, और एक अपने मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी तब वित्त मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। मैं सरदार जी अपने जो मनमोहन सिंह जी रहे उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, वो उस समय के वित्त मंत्री रहे थे। जो LPG का दौर था वो उन्हीं का था। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा कि वो LPG लाए थे। तो राव है नरसिम्हा राव जी, है ना, और PV नरसिम्हा राव, पुल्ली वट्टी नरसिम्हा राव, ऐसा उनका उस नाम था। और मनमोहन मॉडल मतलब यही अपने, है ना, सरदार मनमोहन सिंह जी, SMS मॉडल, मजाक कर रहा हूँ भाई, बेस्ड ऑन जॉन W बुलर। और इसके बाद 9th का पता नहीं है। 10th 5 ईयर प्लान का है व्यापक आगत निर्गत। फिर एक बार आ गया है एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल। तो आप याद कर पाएँ, जितना शक्कर उतना मीठा, हमेशा याद रखिएगा। इन विच 5 ईयर प्लान emphasis was laid on rapid, more inclusive and stable से भी ज़्यादा सही वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो आवाज़ आई थी, ये आई थी 12वीं योजना में। मोर इंक्लूसिव, सबका विकास समावेश होना चाहिए, सबका सर्वसमावेशी। रैपिड, तेज होना चाहिए, लेकिन धारणीय विकास या पोषक विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी पीढ़ी भी खाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बचाएं और समृद्धि छोड़ के जाएं। तो किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र, अधिक समावेशी व सुस्थिर विकास पर या धारणीय विकास पर बल दिया गया? तो 12वीं योजना में दिया गया। मैं आपको इसका स्लोगन बता देता हूँ, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 12th 5 ईयर प्लान दैट वाज फॉर 2012 to 2070। 9 से 9.5% इसमें एम किया गया था, और 8% का बाद में ग्रोथ हमने हासिल किया था। ग्रोथ का मतलब क्या? एक साल में GDP कितनी है, अगले साल में GDP कितनी है, तो गैप आया होगा। वो गैप कितना % रहा ऊपर की तरफ, तो GDP ग्रो करनी चाहिए। कोरोना के समय GDP बुरी तरह से पिटी वो, लेकिन वो तो 2012-2017 के बाद की बात है। पर GDP, एक वर्ड होता है GDP और एक वर्ड होता है GDP ग्रोथ। तो आप साल दर साल जो तरक्की करते हो, ईयर ऑन ईयर तरक्की करते हो, उससे GDP ग्रोथ कैलकुलेट होती है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो चाहें तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा कंपटीशन बढ़ाएगा, या एग्ज़ाम हो जाए तब कर देना शेयर, ठीक है, कर देना भाई, एंड मेरा भला हो जाएगा। एंड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट वहाँ फ्री है, और कुछ पेड कंटेंट भी है जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है। चलो, बहुत सारे कमांड हो गए। थैंक यू, बाय।